हे दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पूर्वी रीत ने उससे बस इतना ही कहा कि उससे पैसों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभिमन्यु सर से प्यार करती है और हमेशा करेगी। रितेश सर ने गुस्से में उसे खूब सुनाया और काफ़ी कुछ बुरा भला कहा। मैं उनसे कहना चाहती थी कि वो जैसा रीत को समझ रहे हैं वो ऐसी नहीं है, लेकिन रीत ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया और खुद भी कुछ नहीं बोला। बस चुपचाप उनकी सारी कड़वी बातें सुन ली। कुछ देर बाद हम जैसलमेर के लिए निकल गए। हम घर वापस आ गए। अगले दिन संडे था। मैं और रीत घर का कुछ सामान लेने बाजार गए थे। हम सामान लेकर वापस आ रहे थे कि अचानक से एक तेज रफ्तार गाड़ी जो कि रीत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने एकदम से रीत को धक्का दिया। वो कुछ दूर जाकर गिरी, लेकिन मेरा पैर मुड़ा और मैं उस गाड़ी के सामने आ गई और मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब इसके आगे का रीत बताएगी, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। पूर्वी रीत के पास जाती है और उसके आंसू पोंछकर कहती है, अब आगे का तू बता। रीत अपनी पलकों से देखती है तो पूर्वी हल्के से मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती है और उसका हाथ पकड़कर उसे सबके बीच लेकर जाती है और सोफे पर बैठा देती है। रीत सभी की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहे थे, लेकिन अभिमन्यु को छोड़कर। रीत एक गहरी सांस लेती है और बोलना शुरू करती है। पूर्वी ने मुझे धक्का दे दिया। जब तक मैं संभलती और वापस मुड़ी तब तक उसका एक्सीडेंट हो चुका था। वो खून से लथपथ बेहोश पड़ी थी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ लग गई थी। मैंने खुद को संभाला और उसके पास गई। उसे उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो नहीं उठी। उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। मैंने लोगों से मदद ली और उसे हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि उसके सर में गहरी चोट आई है और बहुत खून बह गया है। उन्हें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। मैंने तुरंत फॉर्म भरा और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। उसे ओटी में लेकर चले गए और मुझे जल्दी हॉस्पिटल में पैसे जमा करने को कहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरी पूरी सैलरी चाचा चाची रख लेते थे और पूर्वी की सैलरी ताई जी की दवाइयों और उनके ट्रीटमेंट में खर्च हो जाती थी। मैंने चाची से मदद मांगी, उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और कहा कि अगर पूर्वी की जगह मैं भी होती तो भी मुझ पर वो एक पैसा खर्च ना करती। विनय और ताऊ जी ने भी पैसे देने से मना कर दिया था। मैंने अभिमन्यु और तेजस भाई को भी कॉल किया, लेकिन उनका कॉल नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग बाहर थे। मैं जिससे मदद मांग सकती थी सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं हुआ और तैयार हुए भी तो
उन्होंने मेरे आगे अपनी घटिया शर्तें रखी, मुझ पर अपनी गंदी नज़रें डाली। मैं पूरी तरह से हार चुकी थी। फिर मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई और किसी ने मुझे हॉस्पिटल के पीछे आने को कहा। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर पूर्वी का सोच कर गई तो वहाँ मृणाली रजावत पहले से ही मौजूद थी। उन्हें देखकर मैं चौंक गई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे पैसे देकर मेरी मदद करना चाहती हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि अभिमन्यु ने जितना भी उनके बारे में बताया था, उस हिसाब से मैं इतना तो जानती थी कि वो इतनी अच्छी नहीं है जो बिना किसी फ़ायदे के मेरी मदद करे, वो भी इतने पैसे देकर। मैंने उनसे पूछा कि वो मुझसे क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनका एक काम करना होगा। मैंने पूछा, कैसा काम? तब उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अभिमन्यु को धोखा देना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें लगे कि मैंने उन्हें चीट किया है, जिससे उनका दिल टूट जाए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों करना चाहती हैं। तब उन्होंने कहा कि वो अभिमन्यु से नफरत करती हैं और नहीं चाहती कि वो कभी खुश रहे, और वो एक्सीडेंट भी उन्होंने ही कराया था मुझे मारने के लिए। लेकिन पूर्वी बीच में आ गई और शनाया को भी उन्होंने ही मोहरा बनाया था अभिमन्यु को बर्बाद करने के लिए। मैंने उन्हें खूब सुनाया, कहा कि मैं ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं आज गई तो पूर्वी को हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं एक स्वार्थी लड़की हूँ जो अपने लिए अपनी दोस्त की जान ले ली। उनकी बात सुनकर मैं खुद को नहीं रोक पाई और उनकी बात मान ली। उनकी शर्त के मुताबिक मैंने अभिमन्यु को एक लेटर लिखा और उनकी दी हुई रिंग और पायल भी उस लेटर के साथ उनके पास भेज दिया। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर थी। मैं कैसे कुछ भी होने दे सकती थी पूर्वी को। रीत अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगती है। अभिमन्यु कुछ देर शांत रहता है, फिर बोलता है, ठीक है, मान लिया, तुम उस समय मजबूर थी, लेकिन आज, अब तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? वो तुम्हें बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी, तुम्हें धमकी दे रही थी। उसका क्या? उसने तुम पर गोली चलवाई, मारने की कोशिश की। तुम जानती थी ये बात, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे झूठ बोला। रीत, अभिमन्यु मेरी बात तो सुनिए, मैं सब बताने वाली थी। अभिमन्यु एकदम से चिल्लाता है, कब कब बताने वाली थी तुम? जब वो तुम्हें मार देती या मुझे बर्बाद कर देती, तब बताने वाली थी तुम। और अगर बताने ही वाली थी तो बताया क्यों नहीं? किसका इंतज़ार कर रही थी अब तक? बोलो, बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। रीत डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। बाकी सब भी डर जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार अभिमन्यु को
इतने गुस्से में देख रहे थे। रीत बोलना तो चाह रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो हिम्मत करके अटक अटक कर बोलती है, अभिमन्यु, मुझे लगा अगर आपको सच पता चलेगा तो आप रितेश अंकल से अपने रिश्ते और बिगाड़ लेंगे, और मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से आप किसी से भी अपने रिश्ते खराब करें। आई एम सॉरी। अभिमन्यु उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, जितना हर्ट मैं आज हुआ हूँ ना रीत, इतना तो शायद 2 साल पहले भी नहीं हुआ था। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा नहीं बल्कि बेइंतहा दर्द नजर आ रहा था। वो दर्द भरी नजरों से उसे देखते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाता है और नजरें फेर कर ऊपर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। रीत खाली आंखों से उसे जाता हुआ देखती रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने सच छुपाकर अभिमन्यु के दिल पर कितना गहरा जख्म दिया है, उसे कितना हर्ट किया है। कौशल्या उसके सर पर हाथ रख कर बोलती है, रीत आप चिंता मत कीजिए, अभिमन्यु अभी आपसे नाराज हैं, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखिएगा बहुत जल्दी उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। रीत उन्हें अपनी भीगी पलकों से देखती है, जैसे कुछ कह रही हो कि वो उससे नाराज नहीं है। सरला उसे अपने पास बुलाती हैं और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती हैं, आप यही सोच रही हैं ना कि अभिमन्यु की तरह हम सब भी आपसे नाराज होंगे। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। सरला पहले थे, लेकिन अब नहीं। हमें पता है आप बस अभिमन्यु का अच्छा चाहती थी, लेकिन आपको इस तरह अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी। ये अच्छा नहीं किया आपने। आपको पता है जब आपको गोली लगी थी तब अभिमन्यु की क्या हालत हुई थी, कितना रोए थे वो। रीत अपने कान पकड़कर बोलती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने सबका दिल दुखाया है। ब्रिजेश उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, बस कीजिए हमारी बच्ची, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना काफ़ी है। आपने नादानी में गलती की है, लेकिन अब आगे से कभी ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हम में से कोई भी माफ़ नहीं करेगा, समझी आप। रीत हाँ में अपना सिर हिला देती है। आपको पता है आपकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही थी, हमेशा खुद से पहले अपनों के बारे में सोचती थी। रीत सभी की तरफ देखकर बोलती है, सच में आप सब मुझसे नाराज नहीं है ना। वृंदा नहीं, हम सब ने तो आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन अभिमन्यु आपसे ज़रूर नाराज़ हैं और वो आपको इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे, आपको मनाना पड़ेगा उन्हें। अभिमन्यु अपने स्टडी रूम की बालकनी में खड़ा खाली आसमान को देख रहा था। उसके हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी और गुस्से की वजह से उसकी सारी नसें तन गई थीं। तेजस और अभय उसके पास आते हैं। अभय भाई शांत हो जा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, तुझे रीत पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, कितना डर गई थी वो।
तेजस, हाँ अभिमन्यु, अभय बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुझे उस पर ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। माना उसने गलत किया, उसे तुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और इस तरह बातें भी नहीं छुपानी चाहिए थी। लेकिन तू ये भी तो देख, उसे सब कुछ तेरे लिए किया। इस बार तू उसके नजरिए से भी तो सोच। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता, वो बस चुपचाप खड़ा आसमान को देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो कॉल रिसीव करता है। सामने से आवाज आती है, सर काम हो गया। अभिमन्यु गुड बोलकर कॉल कट कर देता है और एक डेविल स्माइल करता है। तेजस और अभय दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तेजस, अभिमन्यु तू क्या करने वाला है? किससे बात कर रहा है तू? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? अभिमन्यु उन दोनों की तरफ देखता है, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोलता है, किसी को उसके किए की सजा मिलने वाली है। वेट करो, कल तक सब पता चल जाएगा। वो दोनों आगे कुछ बोलते उससे पहले अभिमन्यु वहां से चला जाता है। अभिमन्यु अपनी कार लेकर सुनसान रास्तों पर निकल जाता है। कुछ देर बाद घर वापस आता है और घड़ी में टाइम देखता है तो रात के 2 बज रहे थे। अभिमन्यु अपने रूम में आता है तो देखता है रीत बेड से टेक लगाए बैठे बैठे ही सो गई थी। अभिमन्यु उसके पास जाता है तो देखता है उसके गालों पर आंसुओं के निशान पड़ गए थे। उसका खिला हुआ चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था और रोने की वजह से हल्का लाल हो गया था। अभिमन्यु की आंखें नम हो जाती हैं। वो उसके पास बैठकर प्यार से उसके चेहरे पर बिखरी हुई जुल्फों को पीछे करते हुए बोलता है, मुझे पता है जान, तुम पर इस तरह गुस्सा करके मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें हर्ट किया है। लेकिन जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, खुद से भी ज़्यादा। तुम्हें खोने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से भी मेरी रूह कांप जाती है। तुम मेरी धड़कन हो, मेरी जिंदगी हो, आत्मा हो मेरी, और मुझसे कोई मेरी जिंदगी छीने ये हक मैंने किसी को नहीं दिया, तुम्हें भी नहीं। उसकी आंखों से आंसू रीत के हाथों पर गिर रहे थे, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अपने सामने अभिमन्यु को देख वो भरे गले से बोलती है, आई एम सॉरी अभी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर बोलता है, सॉरी मुझे बोलना चाहिए, मुझे तुम पर इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो अपने कान पकड़कर बोलता है, मुझे माफ़ करो, आई एम सॉरी। रीत, अभी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज़ आप सॉरी मत बोलिए, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। अभिमन्यु उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, नहीं जान, अब तुम ना तो सॉरी बोलोगी और ना ही रोगी। बस बहुत नफरत और दर्द सह लिया तुमने, लेकिन अब नहीं। रीत अपना चेहरा उठाकर बड़ी ही मासूमियत से पूछती है, अभी सच में आप मुझसे नाराज नहीं हैं? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए प्यार से उसके माथे को चूमकर बोलता है, भला कोई अपनी जिंदगी से ज्यादा देर तक नाराज रह सकता है? रीत, तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, इस दिल की धड़कन हो। उसकी आंखों से आंसू बहकर रीत के चेहरे पर गिर रहे थे।
रीत उसके आंसू पोंछकर बोलती है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अभी। ये बोलकर वो उसके गले लग जाती है। अभिमन्यु उसे टाइटली अपनी बाहों में भर लेता है। प्लीज सॉरी मत बोलो जान, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए खोने से डरता हूँ। एक बार खो चुका हूँ तुम्हें, अब दोबारा मुझ में हिम्मत नहीं है तुम्हें खोने की। बस इस वजह से मैं ज्यादा रूड हो गया तुम्हारे साथ, सॉरी। रीत उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोलती है, प्लीज अभी आप सॉरी मत बोलिए, जो हुआ सो हुआ, अब हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, मैं कभी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं भी, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अगली सुबह जब अभिमन्यु की आंख खुलती है तो उसकी नज़र रीत पर जाती है, जो उसकी बाहों में बहुत ही सुकून से सो रही थी, जिसे देख उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन अचानक ही अभिमन्यु के फेस की वो मुस्कान कहीं गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ जाती है। वो रीत के माथे को चूम कर बोलता है, जान, तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। उस औरत को जितना भी तुमने सहा है, उसका 2 गुना उसे सहना होगा, आई प्रॉमिस। वो उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता है और उसके होठों पर लाइट किस कर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है और अपने जिम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद जब अभिमन्यु जिम से वापस आता है तो देखता है रीत ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसने आज ऑलिव ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत ही गॉर्जियस लग रही होती है। अभिमन्यु उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिका कर बोलता है, जान, आज तो तुम पर से नजर ही नहीं हट रही, कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए तुम्हें। रीत उसी तरह अभिमन्यु की बाहों में ही बोलती है, आप भी कैसी बातें करते हैं अभी, भला अपनों की भी नजर किसी को लगती है। अभिमन्यु प्यार से उसका चेहरा अपने सामने करता है और उसके माथे को चूम कर बोलता है, रीत, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भरने के लिए। मैं भगवान का जितना भी शुक्र करूं वो कम होगा कि उन्होंने तुम्हें मेरी लाइफ में भेजा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग रीत। भगवान ने दोबारा तुम्हें मेरी लाइफ में भेजकर मुझे दुनिया की हर खुशी दे दी है। रीत उसके चेहरे को हाथों में भरकर बोलती है, अभी अगर आप सुबह सुबह इतनी सेंटी बातें करेंगे तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाऊंगी और आप मुझे फिर से रोने के लिए ताने देंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। अभिमन्यु शरारत से बोलता है, वैसे इतनी तारीफ के बाद तो कुछ मीठा बनता है, और रीत की तरफ झुकता है। रीत उसे धक्का देती हुई खुद से दूर कर बोलती है, अभी आप पहले फ्रेश हो जाएं, मैं आपको नाश्ते में खूब सारा मीठा परोस दूंगी। तो बताइए क्या खाना पसंद करेंगे, गुलाब जामुन या खीर? अभिमन्यु रीत को घूर कर देखते हुए बोलता है,
मुझे जो चाहिए मैं खुद ले लूँगा। और रीत के होठों की ओर बढ़ता है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रीत अभिमन्यु को खुद से दूर कर दरवाज़ा खोलने चली जाती है और अभिमन्यु चिढ़कर बाथरूम में चला जाता है। रीत दरवाज़ा खोलती है तो सामने पूर्वी खड़ी होती है। पूर्वी मुस्कुराते हुए बोलती है, रीत तुझे कौशल्या आंटी बुला रही हैं, जल्दी चल। तब रीत उसके साथ चली जाती है। अभिमन्यु जब नहाकर आता है तो देखता है रीत रूम में नहीं है। वो समझ जाता है कि रीत नीचे जा चुकी है। वो भी रेडी होकर नीचे डाइनिंग हॉल में आता है। सभी बैठे नाश्ता कर रहे थे। रीत और पूर्वी सभी को नाश्ता परोस रही थी। मृणालिनी गुस्से से तमतमाते हुए अंदर आती है। रितेश भी उसके पीछे अंदर आते हैं। मृणालिनी को देख सभी की आंखों में गुस्सा आ जाता है। कौशल्या उसके पास आकर गुस्से से बोलती है, मृणाली आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मृणाली कौशल्या से बात तुम अपने बेटे अभिमन्यु से पूछो क्या किया है उसने, जो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा। सभी अभिमन्यु को देखने लगते हैं। अभिमन्यु जो शांत बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मृणाली गुस्से से बोलती है, ठीक है मैं ही बताती हूँ कि आप सबके इस लाडले बेटे ने क्या किया है। इसने मेरा हॉस्पिटल धोखे से अपने नाम करा लिया है और मेरी कंपनी भी बंद करवा दी है इसने। सभी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखते हैं। अभिमन्यु जोर से चिल्लाता है, आपका नहीं, वो हॉस्पिटल मेरी मॉम का था, मेरी मॉम अमृता रजावत का, जिसे मैंने वापस लिया है। और रही बात आपकी कंपनी की, तो ये बात आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया है। आप कंपनी के नाम पर क्या कर रही थी? मृणाली थोड़ा घबराते हुए बोलती है, कहना क्या चाहते हो तुम? क्या काम कर रही थी से क्या मतलब है तुम्हारा? अभिमन्यु एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोलता है, ठीक है तो मैं ही बता देता हूँ सबको, आप कंपनी के नाम पर इल्लीगल काम कर रही थी। रितेश हैरानी से गुस्से से बोलते हैं, अभिमन्यु ये क्या बोल रहे हो तुम? मृणाली ऐसी नहीं है, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अभिमन्यु सही कहा आपने, गलत फहमी तो हुई है, लेकिन मुझे नहीं आपको। आप हैं गलत फहमी का शिकार जो इस औरत के साथ रिश्ता निभा रहे हैं। मेरी मॉम की जगह देकर बैठे हैं इसे। आपको पता भी है क्या किया है इसने? इस औरत ने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की है, उसे ब्लैकमेल किया है, फ़ायदा उठाया है उसकी मजबूरी का इसने। अभिमन्यु एक फाइल रितेश के हाथ में पकड़ा कर बोलता है, पता है मुझे आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए खुद पढ़ लीजिए अपनी पत्नी की काली करतूतें। रितेश एक नज़र रीत को देखते हैं, फिर फाइल पढ़ना शुरू करते हैं। वो पूरी फाइल पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आती हैं। रितेश मृणाली की तरफ देखकर गुस्से से बोलते हैं, मृणाली ये सब क्या है? तुमने इस लड़की को मारने की कोशिश की?
इसकी दोस्त का एक्सीडेंट कराया। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? मृणाली घबराते हुए बोलती है। रितेश, मैं तो बस अभिमन्यु का भला चाह रही थी। रितेश, मृणाली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मानता हूँ तुम्हें ये लड़की नहीं पसंद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे मारने की कोशिश करो। तुम्हें पता भी है वो बुलेट अभिमन्यु को भी लग सकती थी। इस लड़की की जान जा सकती थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मृणाली रीत को घूरने लगती है। अभिमन्यु रीत के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर मृणाली की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोलता है, नजरें नीचे कीजिए। जिसे आप घूर रही हैं वो मेरी बीवी है और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी को घूरे या उसे परेशान करे। वो रितेश की तरफ देखकर बोलता है, अब इस औरत को जेल जाने से आप तो क्या, कोई भी नहीं बचा सकता। मृणाली एकदम घबरा जाती है। रितेश कुछ बोलते उससे पहले किसी की आवाज आती है, सिर्फ जेल नहीं, फांसी के फंदे पर लटकेगी ये औरत। सभी उस दिशा में देखते हैं जहां से आवाज आई थी। वहां एक अधेड़ उम्र के आदमी खड़े थे जिन्होंने ब्लैक कोट पैंट पहन रखा था, हाथ में सिल्वर चेन रिस्ट वॉच, पैर में ब्लैक चमचमाते शूज और चेहरे पर तेज लिए खड़े थे। उनके साथ एक लड़की भी थी जो रीत और पूर्वी की हमर उम्र ही थी। गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, बड़ी बड़ी आंखें, कर्ली हेयर जिसका उसने ऊंचा पोनीटेल बनाया हुआ था और कुछ हल्की लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं। उसने ब्लू जीन्स और वाइट कुर्ती पर प्रिंटेड स्कार्फ डाला हुआ था। पैरों में हील्स, वो काफी सुंदर लग रही थी। उन दोनों को देखकर सभी हैरान होते हैं। रितेश के मुंह से निकलता है, मिस्टर प्रताप वर्मा। रीत उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रही थी। वो नाम सुनकर हैरानी से बोलती है, प्रताप अंकल। वो आदमी और लड़की अंदर आते हैं। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ बेटा, प्रताप अंकल। अभिमन्यु, रीत, क्या तुम इन्हें जानती हो? ये तो एक फेमस बिजनेसमैन है, मिस्टर प्रताप वर्मा। रीत, बिजनेसमैन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे प्रताप अंकल हैं, मेरे पापा के बचपन के दोस्त। लेकिन माँ पापा के जाने के बाद अंकल भी चले गए थे। बचपन के बाद मैं आज देख रही हूँ अंकल को। वो थोड़ी नाराजगी से बोलती है। प्रताप की आंखें भर आती है। वो उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा। उस समय तो मैं तुमसे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं बाद में मिलने आया था। लेकिन तुम्हारे चाचा कैलाश ने कहा कि सुमित और वैशाली भाभी के साथ तुम भी। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं। रीत उनके गले लगकर बोलती है, सॉरी अंकल, मुझे ये बात नहीं पता थी। मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। प्रताप, कोई बात नहीं बेटा, तुम आर्य से मिली? वो उस लड़की की तरफ देखकर बोलते हैं, उसका नाम आर्य था। आर्य वर्मा, प्रताप वर्मा की बेटी। रीत उसे देखकर बहुत खुश होती है
और उसके गले लग जाती है। आर्या भी उससे मिलकर बहुत खुश होती है। फिर वो पूर्वी की तरफ देखकर बोलती है, ये पूर्वी है ना? रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। पूर्वी भी मुस्कुराकर दोनों से मिलती है। फिर प्रताप थोड़ा सीरियस होकर सभी की तरफ देखकर बोलते हैं, आप सब मुझे एक बिजनेसमैन की तरह जानते हैं, लेकिन मैं रीत का अंकल हूँ, उसके पिता सुमित के बचपन का दोस्त। आज मैं यहाँ रीत को एक सच बताने और कुछ देने आया हूँ, जो सिर्फ रीत की ही नहीं, अभिमन्यु की जिंदगी से भी जुड़ा है। इनफैक्ट आप सबकी जिंदगियों से भी जुड़ा हुआ है। रीत अंकल आप क्या बोल रहे हैं? हम सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्रताप मैं सब बताता हूँ बेटा। ये औरत वो मृणाली की तरफ इशारा करके कहते हैं, ये एक खूनी है, इसने 3 बेगुनाह लोगों को मारा है, ये एक कातिल है। उनकी बात सुन सभी हैरान हो जाते हैं। रितेश गुस्से से बोलते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप मिस्टर वर्मा? एक बिजनेसमैन है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाएं। आपको ये हक किसने दिया? क्या सबूत है आपके पास जो आप मृणाली को कातिल बोल रहे हैं? प्रताप हल्की सी स्माइल देकर बोलते हैं, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं मिस्टर रजावत। अभी आपको पूरा सच नहीं पता है, और रही बात सबूत की तो वो मेरे पास है। सबूत का सुनकर मृणाली को पसीने आने लगते हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। प्रताप आगे बोलते हैं, आज से 18 साल पहले जब रीत 6 साल की थी, सुमित की माँ यानी रीत की दादी की तबीयत खराब रहती थी। उनके घुटने में हमेशा दर्द रहता था। कई डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब उन्हें कोई आराम नहीं मिला, तब सुमित और वैशाली भाभी माँ जी को लेकर जयपुर आए। रीत भी उनके साथ ही आई थी। मैं भी अपने ऑफिस के काम से यहाँ आया हुआ था। मुझे पता था कि सुमित अपने परिवार के साथ जयपुर आया है। मैं एक रेस्टोरेंट से निकल रहा था, तब मुझे सुमित मिला। वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी और उसे कुछ चोटें भी लगी थी। मैंने उसे देखकर उससे पूछा कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और वो इतना घबराया हुआ क्यों है। रीत भाभी और माँ जी कहाँ हैं? उसने मुझे एक एनवेलप देकर बस इतना ही कहा कि मैं रीत को उसके नाना जी के घर छोड़ दूं और वो एनवेलप भी उन्हें दे दूं। मैंने उससे पूछा कि उस एनवेलप में क्या है, और वो और वैशाली भाभी नहीं जा रहे क्या? मैं आगे कोई सवाल करता उससे पहले सुमित मेरे गले लगा और कहा कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और तुरंत ही वहाँ से चला गया। वो आखिरी बार था जब मैं उससे मिला। मैं उस लिफाफे को खोलता उससे पहले मेरा फ़ोन बजा और मुझे पता चला कि मेरी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया
और मैं अपने सारे काम छोड़कर तुरंत अपने घर के लिए निकल गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरे पिताजी और मेरी पत्नी एक्सीडेंट में नहीं बचे। मेरे पास बस मेरी बेटी आर्या बची थी, मेरे जीने का आखिरी सहारा। मैं इस कदर टूट गया था कि मैं सुमित और उस एनवेलप के बारे में भूल ही गया था। कुछ दिन बाद मुझे मेरे ऑफिस में एक ऑफ़र आया बाहर की कंपनी के साथ काम करने का। मुझे अपनी बेटी के लिए पुरानी यादों से बाहर निकलना था ताकि मैं उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। इसीलिए मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया। मैं जाने से पहले सुमित से मिलने गया। तब मुझे पता चला कि सुमित और उसका परिवार एक एक्सीडेंट में नहीं रहे। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने वो एनवेलप ढूंढा जो मुझे सुमित ने दिया था, ये सोचकर कि वो मैं कैलाश को दे दूं, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। तब मुझे लगा शायद मुझसे वो कहीं गिर गया और मैं निराश होकर अपनी बेटी के साथ हमेशा के लिए अब्रॉड चला गया। इतने साल बाद आर्या की जिद पर मैं उसे इंडिया लेकर आया अपने पुराने घर में। यहाँ आकर मुझे पता चला कि रीत जिंदा है और मुझे एक बुक में ये एनवेलप मिला। वो उसे रीत के आगे करते हुए बोलते हैं, लो बेटा, इसमें तुम्हारे बाकी के सवालों का जवाब है और तुम्हारे माता पिता के कातिल का नाम। रीत नासमझी से उन्हें देखने लगती है तो प्रताप रीत से बोलते हैं, रीत, उन दोनों का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। उनकी बात सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। रीत को जोर का धक्का लगता है, उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वो गिरती उससे पहले अभिमन्यु उसे संभालता है। प्रताप आगे बोलते हैं, और अभिमन्यु की माँ अमृता रजावत का एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी जो इस मृणाली ने की थी। उनकी बात सुन सभी को फिर से बड़ा झटका लगता है। तेजस उस एनवेलप को खोलता है। उसमें एक छोटी सी फोटो थी जिसमें सुमित और वैशाली थे। वैशाली की गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो रीत थी। उस फोटो को देखकर रीत रोने लगती है। उसी के साथ एक पेन ड्राइव भी थी। तेजस उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करता है। उसमें एक वीडियो प्ले होता है जिसमें मृणाली एक गुंडे को हंसते हुए पैसे दे रही थी। वो गुंडा पैसे लेकर बोलता है, देखा मैडम, मैंने बोला था ना, उस अमृता रजावत को ऐसा मारूंगा कि किसी को भी आप पर शक नहीं होगा। सबको लगेगा कि बेचारी एक्सीडेंट में मरी है। मृणाली, वो तो ठीक है, लेकिन तुमने उसके बेटे अभिमन्यु को क्यों छोड़ा है? रितेश उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे वो आफत नहीं चाहिए। उसे भी खत्म कर दो। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है। मृणाली उस गुंडे से बोलती है, कोई है वहाँ, पकड़ो उसे।
और उसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है। सभी शॉक्ड में थे। अभिमन्यु की आंखों में तो जैसे खून उतर आया था। वो अपनी जलती हुई निगाहों से मृणाली को देखता है और कसकर उसका गला पकड़ लेता है। मृणाली पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। वो छटपटाने लगती है। अभिमन्यु गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, तूने मेरी मॉम को मारा, तूने उनका एक्सीडेंट करवाया। बोल, क्यों किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी मॉम ने तेरा? बोल। उसकी पकड़ मृणाली की गर्दन पर कसती जा रही थी। मृणाली की सांसें अटकने लगी थीं। तेजस और अभय दोनों मृणाली को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु की पकड़ बहुत मजबूत थी। सभी मिलकर उसे अभिमन्यु की पकड़ से छुड़ाते हैं। तेजस, अभिमन्यु तू उसे सजा देकर अपने हाथ क्यों गंदे कर रहा है? इसे इसके किए की सजा कानून देगा। वो मृणाली की तरफ देखकर बोलता है, जो अपनी गर्दन पर हाथ रख जोर जोर से सांसें ले रही थी। रितेश मृणाली को जोर से एक थप्पड़ खींचकर मारते हैं और बोलते हैं, तुम इतनी घटिया होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मेरी अमृता को मारा। वैशाली जोर से चिल्लाकर बोलती है, हाँ, मारा मैंने उस अमृता को और उस वैशाली सुमित को भी, लेकिन मेरी दुश्मनी सिर्फ अमृता से थी, वैशाली और उसके पति से नहीं। भले ही मैं उस वैशाली को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरी उससे ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी कि मैं उसकी जान लूं। तो तुमने उन्हें क्यों मारा? रीत जोर से चिल्लाकर बोलती है, मृणाली, क्योंकि वो दोनों मुझे जेल भेजने वाले थे। पता चल गया था उन्हें कि अमृता को मैंने मारा है और उस अभिमन्यु को मारने वाली हूँ। वो ये बात सबको बताने वाले थे, इसीलिए मुझे मजबूरन उन्हें मारना पड़ा और अमृता को मैंने इसीलिए मारा क्योंकि नफरत करती थी मैं उससे। उसने मेरे रितेश को मुझसे छीन लिया था। मैंने हमेशा से बस रितेश को चाहा, उन्हीं से प्यार किया, लेकिन रितेश ने क्या किया? मुझे हमेशा बस अपनी अच्छी दोस्त मानते रहे, कभी मेरी फीलिंग्स जानने की कोशिश नहीं की। मैं मॉम डैड के साथ अमेरिका क्या गई? उन्होंने उस अमृता से शादी कर ली। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरा क्या? हाँ, मेरे प्यार का क्या? वो रितेश और बाकी सभी की तरफ देखकर बोलती है, तब मैंने ठान लिया कि मैं अपना प्यार वापस लेकर रहूंगी। मैंने रितेश की कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और हमेशा रितेश के आसपास रहने लगी। मैंने उन दोनों में गलतफहमियां पैदा की, ये सोचकर कि अमृता रितेश को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। मैं तो इस अभिमन्यु को भी रास्ते से हटाने वाली थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी इसकी जो कौशल्या इसे अपने साथ इस घर में ले आई। सुमित के भाई कैलाश को भी मैंने ही पैसे देकर सबसे झूठ बोलने को कहा था
कि उन दोनों की बेटी भी उनके साथ ही मर गई, ताकि मेरा राज हमेशा राज रहे। और मैं अपने प्लान में कामयाब भी हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वैशाली की बेटी जिंदा है। रीत खींच के एक थप्पड़ मृणाली को मारती है और गुस्से से बोलती है, कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? तुमने उन्हें मार दिया। तुम किसी की जान कैसे ले सकती हो? बोलो, जवाब दो। वो रोते हुए चिल्लाकर बोलती है। पूर्वी उसे संभालती है। रूही और वैभव दोनों अंदर आते हैं। उनके साथ पुलिस भी थी। रूही मृणाली के पास आकर बोलती है, कैसी इंसान हैं आप? नफरत हो रही है मुझे खुद से कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आप एक बहुत बुरी इंसान है। मैं भगवान जी से हमेशा प्रे करूंगी कि आप जैसी माँ किसी को ना मिले। मृणाली रोते हुए बोलती है, बेटा ऐसा मत कहो। मैं तुम दोनों से और रितेश से बहुत प्यार करती हूँ। वैभव गुस्से से बोलता है, नहीं चाहिए हमें आपका ऐसा प्यार। ये आपका प्यार नहीं, आपकी जिद थी। अगर आप पापा से प्यार करती होती तो उनकी खुशी में खुश होती और उन्हें भूल कर आगे बढ़ती। इस तरह अमृता माँ को मारकर उनकी जगह ना लेती। मृणाली, नहीं, ये झूठ है। रितेश, आप मेरी जिद नहीं थे। मैं सच में आपसे प्यार करती थी। वो रितेश की तरफ देखकर बोलती है, रितेश मत लो मेरा नाम अपनी गंदी जबान से। मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा कि तुम जैसी औरत से शादी की, उसे अपनी पत्नी बनाया। तुम्हारी बातों में आकर अपने बेटे को खुद से दूर कर दिया। तुम तो एक औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे यहाँ से। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ले जाइए प्लीज। पुलिस मृणाली को वहां से ले जाती है। रीत एकदम से लड़खड़ाकर गिरने को होती है, लेकिन अभिमन्यु उसे संभाल लेता है। वो बेहोश हो जाती है। अभिमन्यु उसका गाल थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। अभिमन्यु उसे उठाकर रूम में लेकर आता है। सभी रीत को देखकर घबरा जाते हैं। कुछ देर में डॉक्टर आते हैं और उसे चेक करके बोलते हैं, डोंट वरी, ये ठीक है। थोड़े स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई। मैंने दवाइयाँ दे दी हैं। कुछ देर में ये होश में आ जाएंगी। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। डॉक्टर चले जाते हैं। अभिमन्यु एक नज़र रीत को देखता है, फिर बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रीत को होश आता है। सभी उससे मिलते हैं। रितेश हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा। रीत तुरंत उनका हाथ पकड़कर बोलती है, अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। रितेश, नहीं बेटा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें कितना कुछ बोला, हर बार तुम्हें गलत समझा। मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरा बेटा मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन मैं अपनी बहू से माफ़ी तो मांग सकता हूँ ना। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। रीत,
अंकल, मैं आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, जो मैं आपको माफ करूं। आपने मुझे जो भी कहा वो सब अनजाने में कहा, क्योंकि आपको सच नहीं पता था। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है और अब आप टेंशन मत लीजिए, अभी भी आपको माफ कर देंगे। रितेश बेटा, तुम्हें यकीन है कि अभिमन्यु मुझे माफ करेगा? रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। रितेश उसके सर पर हाथ रख कर बोलते हैं, सच में मेरे बेटे ने हीरा चुना है। रीत मुस्कुरा देती है। रितेश बाकी सबसे भी माफ़ी मांगते हैं और सब उन्हें खुशी खुशी माफ़ भी कर देते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। अभिमन्यु घर वापस आता है। वो अपने रूम में आता है तो देखता है रीत बालकनी में बैठी किसी सोच में गुम थी। अभिमन्यु उसके पास आकर बोलता है, रीत तुम अभी तक सोई नहीं? रीत उसकी तरफ देखकर खड़े होते हुए बोलती है, आपका इंतजार कर रही थी। आप बैठिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। अभिमन्यु नहीं, रहने दो, मुझे भूख नहीं है। रीत लेकिन मुझे तो है। अभिमन्यु हैरानी से बोलता है, तुमने अभी तक डिनर नहीं किया? रीत आपके साथ करना चाहती थी। अभिमन्यु तुम रुको, मैं डिनर लेकर आता हूँ। रीत नहीं, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। अभिमन्यु उसे थोड़ा डांटते हुए बोलता है, मैंने कहा ना, तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बैठो यहाँ, मैं आता हूँ। फिर वो किचन में चला जाता है। रीत मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद अभिमन्यु खाने की प्लेट लेकर आता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। अभिमन्यु प्लेट्स वापस किचन में रख कर आता है तो देखता है रीत बालकनी में झूले पर बैठी थी। वो भी उसके पास जाकर उसके बगल में बैठ जाता है। रीत उसके कंधे पर सिर रखकर बोलती है, अभी आप कहाँ गए थे? अभिमन्यु उसके बाल में हाथ फेरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी जान। रीत उसकी तरफ देखने लगती है। अभिमन्यु उसके चेहरे को हाथ में थाम कर बोलता है, सबको सच बताने और मुझे बचाने में सुमित पापा और वैशाली माँ की जान गई। कहीं ना कहीं मैं भी उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ। रीत तुरंत बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे ये किसने कहा? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो सब भाग्य में लिखा था और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जिसे मेरे माँ बाप ने बचाया। आज मैं उसके साथ हूँ। अभिमन्यु उसे कसकर गले लगा लेता है। रीत अभी मुझे आपसे कुछ कहना था। अभिमन्यु बोलो। रीत अभी आप रितेश अंकल को माफ कर दीजिए ना, अब तो सब ठीक हो गया है। अभिमन्यु कुछ नहीं बोलता। रीत मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेता है, फिर उसके माथे को चूमकर बोलता है, ठीक है। रीत खुश हो जाती है। अभिमन्यु लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि मैं एकदम से सब कुछ भूल नहीं सकता। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। रीत मुस्कुरा कर बोलती है, मैं समझ सकती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच हबी। अभिमन्यु मुस्कुरा कर उसे बाहों में भर लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर बाद अभिमन्यु उससे अलग होता है
और प्यार से उसे देखने लगता है। रीत अपनी नज़रें उठाकर उसे देखती है, फिर शर्मा कर अपनी पलकें झुका लेती है। उसकी इस अदा पर अभिमन्यु मुस्कुरा देता है और उसे गोद में उठाकर रूम में लेकर आता है और बेड पर लेटा देता है। दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खो जाते हैं। अगली सुबह रीत अभिमन्यु को उठाते हुए बोलती है, अभी उठिए, आज आपको ऑफिस नहीं जाना, लेट हो जाएगा। अभिमन्यु उसे बाहों में लेते हुए बोलता है, जी नहीं, आज का पूरा दिन मेरी खूबसूरत वाइफ और फैमिली का है। रीत खुश होकर बोलती है, सच? आज आप पूरा दिन घर पर रहेंगे? अभिमन्यु, किसने कहा कि मैं आज पूरा दिन घर पर रहूंगा? रीत मुंह बनाकर बोलती है, अभी आपने ही तो कहा कि आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। अभिमन्यु, हाँ, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, लेकिन घर पर भी नहीं रहूंगा, क्योंकि आज हम सब लोग बाहर घूमने जाने वाले हैं। रीत खुश होकर उसके गालों पर किसकर बोलती है, सच? मैं नीचे सबको बता देती हूँ, और तुरंत रूम से बाहर चली जाती है। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोलता है, तुम्हारे चेहरे की चमक मैं कभी फीकी नहीं पड़ने दूंगा जान। पिकनिक का सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। अभिमन्यु प्रताप और आर्या को भी बुलाता है। रितेश, रूही, वैभव, अभय का परिवार भी था। सभी बहुत खुश थे। सभी पिकनिक मनाने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में आते हैं। पार्क बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था। दूर तक मखमल जैसी घास फैली हुई थी। पूरा पार्क रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। अभिमन्यु ने सभी की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी थी, जिस वजह से वहाँ उन सभी के अलावा और कोई नहीं था। रूही, वैभव, पूर्वी, तेजस सभी साथ में खूब मस्ती कर रहे थे। आर्या भी उनके साथ मस्ती कर रही थी और हंस रही थी। अभय उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आर्या की नज़रें जब उससे टकराती हैं तो वह तुरंत अपनी नज़रें झुकाकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे अभय पसंद आ गया था। वो सभी से नज़रें बचाकर उसे देख रही थी। तेजस पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे एक किनारे लेकर आता है और उसे प्यार से बाहों में लेते हुए बोलता है, सबके साथ तुम इतनी बिजी हो गई कि अपने होने वाले पति को भूल ही गई। पूर्वी मुंह बनाकर बोलती है, हाँ तो आप भी तो मुझे भूल गए थे, अब याद आई आपको मेरी। तेजस उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोलता है, अच्छा तो मेरी जंगली बिल्ली मुझसे नाराज है। पूर्वी मुंह फुलाकर बोलती है, आपने मुझे जंगली बिल्ली कहा, अब मैं आपसे हरगिज बात नहीं करने वाली। दूर हटिए मुझसे और छोड़िए मेरा हाथ। तेजस हंसते हुए बोलता है, अरे बाप रे, इतना गुस्सा। अच्छा जान, मेरी बात तो सुनो। तुम जंगली बिल्ली हो, लेकिन सिर्फ मेरी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तेजस हल्के से पूर्वी की नाक खींचकर बोलता है, मेरी छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी जंगली बिल्ली, और मुस्कुरा देता है। पूर्वी मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ तो अब तैयार हो जाइए इस जंगली बिल्ली को झेलने के लिए। तेजस उसके माथे को चूमकर बोलता है, जान मैं तो कब से तैयार हूँ। आई लव यू मेरी जंगली बिल्ली। पूर्वी उसके गले लगकर मुस्कुराते हुए बोलती है, आई लव यू टू मेरे होने वाले पति देव। तेजस उसे कसकर गले लगाकर मुस्कुरा देता है।
इधर रीत और अभिमन्यु एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे। रीत उसके कंधे पर सर रखकर बोलती है, थैंक यू अभिमन्यु, क्या मैं जान सकता हूँ ये थैंक यू किस लिए? रीत, आपने रितेश अंकल को हम सबके साथ यहाँ आने को कहा, उसके लिए। अभिमन्यु मुस्कुराकर उसका हाथ थाम कर बोलता है, जान, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं उनके साथ अपने रिश्ते सुधारूं, तो मैं ये ज़रूर करूँगा। और जान, तुमने सही कहा था। मैंने रियलाइज़ किया उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वो उस पर शर्मिंदा भी हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। रीत, अभी मैं बहुत खुश हूँ, आपने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अभिमन्यु मुस्कुराकर उसके हाथ को चूम लेता है। कुछ देर बाद सभी लोग साथ में लंच करते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। रूही रीत के पास आकर बोलती है, भाभी, आपने ये न्यूज़ सुनी? रीत, कैसी न्यूज़ रूही? रूही, भाभी, आपको विशाल सिंघानिया याद है? रीत थोड़ा सोचते हुए बोलती है, कौन? वो जो तुम्हारी बर्थडे पार्टी में हमसे मिला था। तुमने बताया था कि वो तुम्हारी मॉम के दोस्त, क्या नाम था उनका? हाँ, विक्रम सिंघानिया का बेटा है। रूही, हाँ भाभी, वही। आपको पता है, विक्रम अंकल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रीत, क्या? पर क्यों? रूही, भाभी, मॉम कंपनी के नाम पर जो इलीगल काम कर रही थी, उसमें विक्रम अंकल भी उनका साथ दे रहे थे। रीत, ओ, और उनका बेटा, उसका क्या हुआ? रूही, उसके बेटे का कुछ पता नहीं है। अभिमन्यु उनके पीछे खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसके फेस पर डेविल स्माइल थी। उसके साथ तेजस और अभय भी खड़े थे। तेजस, अभिमन्यु, क्या तुझे इस बारे में पता था? क्या तूने उन्हें जेल भिजवाया है? अभिमन्यु बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, हाँ। ये सुन तेजस और अभय दोनों हैरान हो जाते हैं। अभय, और विशाल, वो कहाँ है? अभिमन्यु, वहीं जहाँ उसे होना चाहिए। तेजस, क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। अभिमन्यु, उस विशाल की गंदी नजरें रीत पर थी। वो रीत को चोट पहुंचाकर मुझे बर्बाद करना चाहता था, लेकिन वो शायद ये भूल गया था कि वो अभिमन्यु रजावत से टक्कर ले रहा है। अब वो वही है जहां उसको होना चाहिए। तेजस और अभय दोनों मुस्कुरा देते हैं। तेजस, सच में भाई, तेरा जवाब नहीं। अब वो इंसान रीत तो क्या, किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत सोचने से पहले 1000 बार सोचेगा। अभय उसके गले लगकर बोलता है, सच में मेरी बहन को तुझसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता था। अभिमन्यु रीत को देखकर मुस्कुरा देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और कुछ महीने बीत जाते हैं। तेजस और पूर्वी की शादी भी हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और रीत ने घर में नए मेहमान के आने की गुड न्यूज़ भी सबको दे दी थी, जिससे सभी की खुशी दुगनी हो गई थी। अभिमन्यु बहुत खुश था। रीत रूम में बैठी उनकी शादी का एल्बम देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अभिमन्यु रूम में आता है और उसे इस तरह रोता देख तुरंत उसे गले लगाकर बोलता है, जान, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुम ठीक हो ना? बताओ मुझे। रीत,
अभी मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। वो अभिमन्यु को एल्बम दिखाती है। अभिमन्यु कुछ बोलने को होता है कि तभी पूर्वी भागती हुई उनके रूम में आ जाती है और उनके बेड पर चढ़ जाती है। रीत और अभिमन्यु दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं। वो कुछ बोलते उससे पहले पीछे से तेजस भी भागते हुए आता है। दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। तेजस, पूर्वी मेरी जान, प्लीज वो फोटो मुझे वापस दे दो। पूर्वी, नहीं, जब तक मैं रीत को नहीं दिखा देती तब तक मैं आपको ये फोटो नहीं दूंगी। पूर्वी वो फोटो रीत को दिखाते हुए बोलती है, रीत देख तेजस के बचपन की फोटो, कैसे नाक बहती थी इनकी, बिल्कुल कार्टून लग रहे हैं। इतना बोलकर वो हंसने लगती है। फोटो देख रीत भी खिलखिलाकर हंस देती है। उन दोनों को इस तरह हंसता देख अभिमन्यु भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। तेजस चिढ़कर बोलता है, क्या अभी तू भी? इन दोनों का तो समझ आता है, लेकिन मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु, अच्छा, मैं हंसा तो तू मुझसे नाराज हो गया? और तेरी बहन का क्या, जो दांत दिखा रही है? अभिमन्यु की बात सुन रीत बोलती है, अभी मैं हंस नहीं रही थी, वो तो बस फोटो इतनी फनी है कि मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई। सॉरी तेजस भाई। तेजस, रीत सॉरी तो किसी और को बोलना चाहिए जो अपने पति का मजाक बना रही है। वो मुंह फुलाकर खड़ा हो जाता है। पूर्वी उसके पास आती है और अपना कान पकड़कर बोलती है, सॉरी पतिदेव, लेकिन मैं क्या करूं? ये फोटो इतनी फनी है कि सबको तो दिखाना बनता है। ये बोलकर वो हंसते हुए वापस नीचे भाग जाती है। उसकी बात सुन तेजस उसका नाम चिल्लाते हुए बोलता है, पूर्वी रुको, ये चीटिंग है, वापस दो वो फोटो। और उसके पीछे भागता है। रीत और अभिमन्यु दोनों हंस देते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराकर बोलता है, तेजस के लिए पूर्वी से बेहतर लड़की कोई और नहीं हो सकती थी। रीत हाँ में गर्दन हिला देती है। दोनों नीचे हॉल में आते हैं जहां पूर्वी सभी को फोटो दिखा रही थी, जिसे देख अभय, रूही, वैभव सभी हंस रहे थे। तभी वहां प्रताप और आर्या आते हैं। आर्या आकर सभी से मिलती है और बड़ों से आशीर्वाद लेती है। अभय उसे प्यार से देख रहा था। वो भी उसे देख मुस्कुराकर पलकें झुका लेती है। दरअसल सभी बड़ों ने आर्या और अभय का रिश्ता तय कर दिया था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी और 1 महीने बाद इनकी शादी की डेट निकली थी। अभय आर्या को वो फोटो दिखाता है, जिसे देख वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती और हंस देती है। तेजस पूर्वी से गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। रीत पूर्वी को तेजस को मनाने का बोल उसके पीछे भेजती है और खुद किचन में चली जाती है। तभी कौशल्या किचन में आती हैं और उसे वहां देखकर बोलती हैं, रीत आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप हमारी एक बात नहीं मानती ना? हमने बोला है आपसे कि आप कोई काम नहीं करेंगी और किचन में तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, आप सिर्फ आराम करेंगी। लेकिन आपने हमारी बात नहीं मानी। रीत, माँ मैं ठीक हूँ सच्ची, वो क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है। कौशल्या, आपको क्या लगता है
ये क्यूट सा फेस बनाकर आप हमें मना लेंगी? रीत मुस्कुरा देती है। कौशल्या उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से बोलती है, रीत, आपने हमारे अभिमन्यु की जिंदगी खुशियों से भर दी है। वो अपनी खुशियाँ सभी के साथ बांट रहे हैं। आपके और पूर्वी के कदम इस घर में पड़ने से ये घर खुशियों से भर गया है। हम आपको और पूर्वी को जितना थैंक यू बोलें कम है। रीत, माँ ये आप क्या बोल रही हैं? बड़े कभी छोटों को थैंक यू बोलते हैं भला? और खुशनसीब तो हम दोनों हैं जो मुझे और पूर्वी को इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। आप सबकी वजह से मैं अपनी माँ की फैमिली से मिल पाई। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए माँ। कौशल्या उसके माथे को चूमकर उसे गले से लगा लेती है। अभिमन्यु जो दरवाजे पर खड़ा उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था, वो अंदर आते हुए बोलता है, अगर सास बहू का एक दूसरे पर प्यार लुटाना हो गया हो तो बाहर चलिए, सब लोग आप दोनों को बुला रहे हैं। कौशल्या और रीत हंसते हुए बोलती है, क्यों आपको जलन हो रही है? अभिमन्यु हाँ थोड़ी थोड़ी और हंस देता है। मीठी पकौड़े तलते हुए बोलती है, भैया अब आप इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि कुछ महीनों में जब भाभी की गोद में नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाएगा तब भाभी आप पर कम और उस पर ज्यादा ध्यान देगी और हंसने लगती है। कौशल्या और रीत भी हंस देती हैं। अभिमन्यु हल्के से उसके सर पर चपत लगाते हुए बोलता है, मीठी की बच्ची, तेरी बकबक करने की आदत अभी तक नहीं गई। मीठी अपनी बत्ती सी दिखा देती है। कौशल्या, अच्छा हंसी मजाक बहुत हो गया। अभिमन्यु आप रीत को बाहर लेकर जाइए, हम आते हैं। वो रीत का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोलती है, और हाँ ध्यान रहे ये वापस किचन में ना आए, क्योंकि ये अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रही हैं। अभिमन्यु मुस्कुरा कर बोलता है, डोंट वरी माँ, मैं इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। कौशल्या हंसते हुए, हाँ बिल्कुल आप ऐसा ही कीजिएगा। अभिमन्यु रीत को सभी के बीच लाकर बैठा देता है और खुद उसका हाथ पकड़कर उसके बगल में बैठ जाता है। रीत धीरे से बोलती है, अभी मेरा हाथ तो छोड़िए। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, नहीं माँ ने बोला है मैं तुम्हारा हाथ ना छोड़ूं, और तुम्हें तो पता है कि मैं उनकी बात कभी नहीं टालता। रीत मुंह बना लेती है। कौशल्या मीठी के साथ वहां आती है। मीठी सभी को चाय और पकौड़े देती है। इधर पूर्वी तेजस के पास आती है, लेकिन तेजस उसे इग्नोर कर अपने लैपटॉप पर काम करने लगता है। पूर्वी उसके सामने बैठते हुए बोलती है, आप इतना गुस्सा हैं कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तेजस, तुमने ही मुझे गुस्सा होने पर मजबूर किया है। पूर्वी अपने दोनों कान पकड़कर बोलती है, सॉरी, मुझे लगा मैं आपको मना लूंगी। आई एम सॉरी, आगे से मैं कभी आपके साथ ऐसा मजाक नहीं करूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब तेजस उसकी आंखों में आंसू देखता है तो उसका गुस्सा गायब हो जाता है। वो तुरंत उसे गले से लगाकर बोलता है, जान तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर सकता। पूर्वी, हाँ तो मैं भी आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तेजस, ओके अब मैं नाराज नहीं होऊंगा।
लेकिन तुम्हें भी वादा करना होगा कि तुम मुझे इस तरह परेशान नहीं करोगी जैसे आज किया है। पूर्वी क्यूट सी स्माइल के साथ बोलती है। ओके। तेजस उसके गालों को चूम लेता है। पूर्वी शर्मा कर बोलती है, अब हमें नीचे चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। तेजस उसका हाथ थामे नीचे आ जाता है। रात में अभिमन्यु अपना कॉल अटेंड करके रूम में आता है तो देखता है रीत बेड पर हेडबोर्ड से टेक लगाए आंखें बंद किए बैठी थी। अभिमन्यु उसके पास बैठते हुए बोलता है, जान क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बैठी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। रीत आंखें खोलकर उसे देखती है, फिर उसके सीने पर सर रख बोलती है, मैं ठीक हूँ, बस मुझे नींद नहीं आ रही। अभिमन्यु हल्के से मुस्कुराकर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सर का मसाज कर देता हूँ, तुम्हें अभी नींद आ जाएगी। वो हल्के हल्के से उसके सर पर मसाज करता है और कुछ देर में रीत सो जाती है। अभिमन्यु उसके माथे पर किस करता है और ठीक से लिटाकर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। अभय और आर्या की शादी हो जाती है। रीत एक बहुत ही खूबसूरत प्यारी बेटी को जन्म देती है जिसका नाम सभी मिलकर सिया रखते हैं। पूरा परिवार खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अभिमन्यु और रीत भी बहुत खुश थे। आज उनका परिवार पूरा हो गया था।